नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए जुड़ते हैं और आज की क्लास का हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ चीजें आज रही हैं। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी की इधर बीच बीच में 2-3 दिनों तक क्लास हमारी नहीं आ पाई थी, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगी। और जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि 1 मई से हम लोग क्या करेंगे, लाइव क्या करेंगे क्लास अपनी, जो हम लोग यहां पर करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के और देखते हैं क्या कुछ चीजें आज आपके लिए क्या है, नहीं है। ठीक, नंबर 1, हमने एक प्रश्न इसमें पूछा था, भाई बताइए कि इसका कथन क्या होगा। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड पर कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने उसका उत्तर दिया था। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर आज देंगे दोबारा से अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आज का पहला टॉपिक क्या है। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड वृद्धि और भविष्य के लक्ष्य, यानी कि विंड एनर्जी को लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। क्यों काम कर रही है? क्योंकि हम नवीकरणीय ऊर्जा पर हम जो है क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उस पर हम काम कर रहे हैं, जिससे कि हम ऊर्जा निर्भरता पर जो अलग अलग देशों पर है उस पर हम उस निर्भरता को हटा करके हम आत्मनिर्भर बन सकें ऊर्जा के मामले में। इसीलिए सरकार प्रधानमंत्री सूर्य मुक्त बिजली हर घर योजना, विंड एनर्जी और अलग अलग प्रकार की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। इस विंड एनर्जी में, इस पवन ऊर्जा में खास बात यही है कि अभी हाल ही में कुछ आंकड़ा आया, उसके अनुसार पवन ऊर्जा क्षमता इनकी विंड एनर्जी कैपेसिटी जो है में 6 गीगावाट से अधिक की रिकॉर्ड वृद्धि जो है अभी हाल ही में दर्ज की गई है। और यह जो आंकड़ा है वो एक ही वर्ष में स्थापित की गई पवन ऊर्जा क्षमता का अब तक का सबसे बड़ा उच्च स्तर है। यह उपलब्धि भारत के ऊर्जा परिवर्तन यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन और जलवायु परिवर्तन समन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि ये जो वृद्धि हम देख पा रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है अपने आप में, उस जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायता, क्योंकि जलवायु परिवर्तन कैसे होता है आप जानते होंगे। विभिन्न प्रकार के जो ऊर्जा संबंधित जो चीजें होती हैं उनसे हानिकारक गैसेस निकलती हैं, बहुत चीजें होती हैं। तो ऐसे में जब विंड एनर्जी जैसे चीजें रहेंगी तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि हम क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं को खत्म कर पाएंगे। और जो हमने लक्ष्य रखा है 2070 का, आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे कि जो लक्ष्य हमने 2070 का रखा है, किसके लिए, नेट जीरो का लक्ष्य जो हमने रखा है, नेट जीरो का, इस नेट जीरो के लक्ष्य को हम क्या करेंगे, प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, तो ये भी क्या है अपने आप पे एक बड़ी बात है और निश्चित तौर पर इससे हम एक बहुत बेहतर कदम की ओर ले जाएंगे। 2070 में नेट जीरो का लक्ष्य रखा हुआ है। 47 यानी कि 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। इन सभी लक्ष्यों को पूर्ति करने में ये हमारा विंड एनर्जी काम आएगा। ठीक है, अगर हम इसमें एक प्रश्न और अच्छा रखें, ठीक है, अभी विंड एनर्जी के मामले में अगर आप देखेंगे तो विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा के मामले में भारत की जो रैंक है इंडिया की, वो है 4th नंबर की। किस नंबर की है, 4th नंबर की है। यानी कि आप देखिएगा अब भारत से आगे केवल 3 देश आएंगे आपके। कौन कौन से, चीन, अमेरिका और जर्मनी। क्या, चीन, अमेरिका, और जर्मनी। ठीक है, यानी कि विंड एनर्जी के मामले में नंबर 1 पर कौन सा कंट्री है, चीन है। सेकंड पे आपका अमेरिका है, थर्ड पे आपका जर्मनी है और फोर्थ पे क्या है आपका भारत है। यानी कि भारत से आगे केवल 3 देश हैं और चौथे नंबर पे आपका क्या, भारत। किस मामले में, विंड एनर्जी के मामले में। अब ये फैक्ट आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको क्या करिए, एकदम से आप नोट करिए तुरंत ऑन स्पॉट। ठीक, देश की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 56 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गई है। इसके अलावा वर्तमान में लगभग जो है 28 गीगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं विकास और निर्माण के विभिन्न चरणों में है। 28 गीगावाट तक की जो एनर्जी से प्राप्त होगी, ऐसी कई परियोजनाएं अभी इन पर काम चल रहा है और आगे भविष्य में ये हमारे लिए काम करेंगे। ठीक है, चलिए 2030 का हमने कुछ लक्ष्य रखा हुआ है। अब ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या लक्ष्य है कि 100 गीगावाट 2030 तक का लक्ष्य, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 100 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। कब तक के लिए, 2030 के लिए। सीधे प्रश्न आप एग्जाम में पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा। यह भारत के 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता के समग्र लक्ष्य का एक प्रमुख हिस्सा है अपने आप पे, जो कि हमें प्राप्त करना है। ठीक है, 2036 तक का लक्ष्य क्या है,
156 गीगावाट, क्या 156 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है फिलहाल 2036 तक। तो ये दो फैक्ट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बाकी इसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस इसका लिखा है, ऊर्जा सुरक्षा में ये बड़ा लाभकारी होता है, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी जो कि नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ इससे होती है अपने आप में, ये सारे इसकी क्या है, और ग्रीन एनर्जी के अवसर बढ़ते हैं इससे। तो ये इस पवन ऊर्जा का जो है क्या है सिग्निफिकेंस। इस पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है आपके मेंस में, पीसीएस में, बी वाले एग्जाम में इस पर विंड एनर्जी पर, सौर ऊर्जा पर, इन पर सब पर क्या होता है, शॉर्ट नोट्स आ सकता है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। सामने आ गया आपके प्रश्न छोटा सा। ठीक, नंबर 1, भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत वर्तमान में कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में वैश्विक स्थान पर चौथे स्थान पर है। ठीक है, सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अब बताओ इसमें से कौन सा उत्तर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, जल्दी बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 1 और 2 दोनों होगा क्या, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। इसमें दोनों ही कथन क्या है आपके सही हैं। ठीक, चलिए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को का ऐतिहासिक सार्वजनिक प्रदर्शन और लद्दाख में सांस्कृतिक पर्यटन पर जोर दिया गया है। ये आप जानते होंगे, पहली बार महात्मा बुद्ध के अवशेषों को जो है एक तरीके से उनकी प्रदर्शनी के रूप में इनको शो किया जाएगा। अभी ये चर्चाएं चल रही हैं। ठीक है, इस पहल को वैश्विक शांति, सद्भाव और आत्म जागरूकता के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब अपने मूल स्थानों पर संरक्षित भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को इस तरह सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए लाया जा रहा है। तो ये बड़ी बात है अपने आप में। और अगर हम इसके आयोजन स्थल और बाकी तिथियों की बात करते हैं तो इसका आयोजन की जो तिथि है इसकी क्या है, 1 मई से लेकर के 15 मई 2026 तक। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। कहां कहां पर प्रदर्शनी होगी, महाबोधि अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र, ठीक है, धर्म केंद्र, लेह पैलेस, केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, यहां पर ये क्या है इसके जो है प्रदर्शनी लगाई जाएगी लद्दाख में। बस आयोजित संस्थाएं जो कौन कौन सी हैं ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, जिसमें संस्कृति मंत्रालय काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, लद्दाख प्रशासन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इतने संगठन इसमें भाग ले रहे हैं। बाकी इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक शांति का संदेश। यह प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के मूल सिद्धांतों अहिंसा, करुणा और सद्भाव को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने का सशक्त माध्यम है। महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों पर चलेंगे अगर आप तो अहिंसात्मक गतिविधियों में रहेंगे आप, सद्भाव की भावना होगी, करुणा की भावना होगी। लेकिन इस समय महात्मा बुद्ध के नाम पर बहुत सारी चीजें जो है क्या हो रही हैं, एक तरीके से लोग उनकी भावनाओं को नहीं समझ करके बल्कि एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वैमनस्यता का बीज इस समय चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे फेसबुक से लेकर के, इंस्टाग्राम से लेकर के, ठीक है, वो चीजें अभी फिलहाल गलत होती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम किसी भी महापुरुष को मानते हैं, अगर हम राम को मानते हैं तो हमें राम के मर्यादित आचरण को मानना पड़ेगा। हो हल्ला करने से हमारे भीतर राम का ना वास होगा, ना राम के सिद्धांतों का वास होगा। महात्मा बुद्ध को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए जो मार्ग हैं उन पर चलने का प्रयास करना चाहिए। हो हल्ला करने से कुछ नहीं हासिल होता है। इसलिए हमेशा सद्भावना की तरफ जो है बढ़ना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा था अहिंसा परमो धर्मा, है ना, एक तरीके से। तो अहिंसा परमो धर्मा पर उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा उनकी बातें लिखी गई हैं। तो हमेशा आपसी प्यार और जो सामंजस्य है उसको स्थापित करने के चलना चाहिए। वो चाहे किसी भी धर्म, जाति, मजहब, संप्रदाय, पथ किसी भी प्रकार का हो, हमेशा एकजुटता, ना कोई नीचा ना कोई ऊपर है। सभी लोग बराबर के हकदार हैं, हर चीजों के हकदार हैं और बराबरी का भाव सबके भीतर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तब हम जाकर कहेंगे कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, या तब हम कहेंगे कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं, या तब हम कहेंगे कि हम महात्मा बुद्ध को मानते हैं, या तब हम कहेंगे भगवान राम और कृष्ण को मानते हैं। उनके द्वारा बनाए गए रास्तों पर चलना ही क्या एक अच्छी बात है। ठीक है, चलिए बाकी यहां पर सारी चीजें लिखी गई, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ खास नहीं इसमें। चलिए अब इस पर प्रश्न बन जाएगा छोटा सा। लद्दाख में आयोजित होने वाली भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी के आयोजकों के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा निकाय शामिल नहीं है। ठीक है,
हमने 4 बताए थे, अब बताना कि कौन सा शामिल नहीं है। जैसे संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, मैंने बताया कि शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ भी शामिल है, ठीक है। लद्दाख प्रशासन शामिल है ही है, क्योंकि वहीं पर किया जाएगा सारा कुछ। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI जिसको बोलते हैं, ये शामिल नहीं है, तो ये कह जाएगा आपका रॉन्ग। कौन सा शामिल नहीं है, अक्सर आप लोग यहां पर गलती करते हैं। इन प्रकार के प्रश्नों में कहां पूछता है क्या सही नहीं है या कौन शामिल नहीं है, आप इसको ध्यान नहीं देते हैं। अगर इसको ध्यान नहीं देंगे, क्या पढ़ेंगे, शामिल है, बस जैसे आंसर पढ़ेंगे फट से ए दिखाई देगा, तुरंत उसके सामने गोला मार के चले आएंगे, फिर बोलेंगे हाय रे बप्पा का हुई हुआ, है ना। ध्यान दिया करो प्रश्नों को पढ़ने में। आपके अधिकतर प्रश्नों के उत्तर आपके प्रश्न में ही मिल जाते हैं, लेकिन आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की हैबिट अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, भारत में ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का भी हाल ही में क्या किया गया है, गठन किया गया है। आजकल ऑनलाइन गेम आप जानते हो कि तेजी से बढ़ रहा है, और भारत में गेमिंग सेक्टर को सुव्यवस्थित और विनियमित करने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, द्वारा जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सरकार ने एक 6 सदस्यीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का गठन किया है। यह कदम देश में डिजिटल नागरिक सुरक्षा, पारदर्शी गेमिंग वातावरण और अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत क्या है, सुधार है। प्राधिकरण की संरचना, कंपोजिशन ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है, यानी कि इसमें क्या क्या होगा, यह एक बहुमंत्रालय निकाय है जिसमें विभिन्न विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारी शामिल हैं, ताकि इस क्षेत्र के सभी पहलुओं, कानूनी हो, वित्तीय हो, सुरक्षा हो, सूचना हो, सभी को क्या किया सके, कवर किया सके, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस प्राधिकरण की जो अध्यक्षता होगी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अपर सचिव द्वारा की जाएगी। ये जो प्राधिकरण जो बनाया जा रहा है, अलग अलग मेंबर भी इसमें होंगे, ठीक है, जैसे कि अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग अधिकारी शामिल होंगे। यहां पर लिखा है कौन कौन से शामिल होंगे, किसी मिनिस्ट्री के लोग, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका उद्देश्य रहेगा इस प्राधिकरण का, इसके अनुसार इस नवगठित प्राधिकरण को ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र के सुचारू संचालन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कौन कौन सी जिम्मेदारियां, वर्गीकरण और आपका पंजीकरण, यानी क्लासिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन को सुनिश्चित करने का कार्य करेगा। ये धन आधारित खेलों का निर्धारण या स्पष्ट रूप से तय करना है कि कोई विशिष्ट ऑनलाइन गेम धन आधारित रियल मनी जो है या नहीं है, या सट्टेबाजी और कौशल आधारित खेलों के बीच अंतर स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण होगा। शिकायत निवारण, गेमर्स और आम जनता की शिकायतों को सुनने और उनके त्वरित समाधान के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में भी कार्य करना। तो ये जो प्राधिकरण जो बनाया जाएगा अथॉरिटी, वो इन सारी चीजों को देखेगी और दिशा निर्देश और आचार संहिता पर भी ये प्राधिकरण काम करेगा, अपने आप पे कोड ऑफ कंडक्ट के लिए काम करेगा, ठीक। चलिए, हाल ही में सरकार द्वारा गठित 6 सदस्यीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अपर सचिव, खेल और युवा मामले के मंत्रालय के सचिव, या फिर विधि विभाग के अपर सचिव। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, जल्दी से मुझे आप लोग इसका आंसर दीजिए प्लीज, फटाफट जल्दी से। इसका उत्तर हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी, है ना, ये वाला बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, विश्व पृथ्वी दिवस आप सभी लोग जानते होंगे 22 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है, और इसकी थीम इंपॉर्टेंट होती है। आप सभी लोगों ने वृक्षारोपण किया होगा। पृथ्वी दिवस जो है ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। और ये अपने आप पे एक ग्लोबल जो है एक कार्यक्रम है जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है, और पृथ्वी को जो है संरक्षित और संवर्धित करने का कार्य करता है। पेड़ लगाओ तो ही कुछ होगा। पर्यावरण शिक्षा से पर्यावरण जो है सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। एजुकेशन में हमें एक तरीके से एनवायरनमेंट को हम शामिल करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो चीजें हम बेहतर कर पाएंगे। इसलिए एनवायरनमेंट को ध्यान में रख करके हमारा सिलेबस भी होना चाहिए। अगर थोड़ा सा हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर चर्चा करते हैं तो आप जानते होंगे, कई बार आप पढ़े भी होंगे कि इस दिवस को मनाने का पहला प्रस्ताव 1969 में आयोजित यूनेस्को के शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। प्रथम आयोजन की बात करते हैं, उस सुझाव पर अमल करते हुए आधिकारिक तौर पर पहला विश्व पृथ्वी दिवस वर्ष 1970 में, कब
1970 में मनाया गया था। तो ये फैक्ट आपसे पूछ सकता है कि भाई पहली बार कब मनाया गया था, 1970 में। तब से यह एक जन आंदोलन के रूप ले चुका है जिसमें विश्व भर के नागरिक और सरकारें भाग लेती हैं। तो पहली बार 1970 में बनाया गया था। अब देखो थीम और इसका लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम के अगर हम बात करते हैं कि इस वर्ष की थीम क्या है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? थीम है आपकी हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर पावर आवर प्लेनेट। ये इस बार की क्या है? थीम है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर की थीम में देख लीजिएगा, आजकल आयोग खूब चालाक हो गया है। वो सोचता है अच्छा तुम लोग इस बार तैयार क्यों, पिछला पूछेंगे तुम, बताओ तुम, देखते कितना ज्ञानी हो तुम, है ना। तो कई बार जैसे 2026 की थीम है ये, है ना, 2026 की है, तो अब क्या काम करना है, 2025 वाली थीम भी आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। बाकी यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर केंद्रित है। इसके तहत दुनिया भर के व्यक्तियों, नागरिकों, समूहों और सरकारों से यह आग्रह किया गया है कि वे वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी के उत्पादन को 3 गुना कर दें अपने आप पे। ये लक्ष्य रखा गया है फिलहाल के लिए। चलो, बाकी जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना भी जो है अल्टीमेटली हम लोग का ध्येय है। जीवाश्म ईंधनों के अंदर आप जानते होंगे कोयला, तेल आदि आते हैं, और ऐसे में इन जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करके और रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करना है। अभी हमने आपको बताया है कि अभी हाल ही में विंड एनर्जी में कितना हमने प्रगति कर ली है। बाकी पृथ्वी दिवस का महत्व और सामुदायिक प्रभाव, सिग्निफिकेंस एंड कम्युनिटी इंपैक्ट क्या होगा आप जानते होंगे, ठीक है, कि बृहद पौधारोपण करने से क्या होगा, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीजन बढ़ेगा, पॉल्यूशन कम होगा और पृथ्वी एक हरी भरी पृथ्वी के रूप में का होगी और हम उससे सतत विकास की ओर आगे बढ़ पाएंगे। चलो बताइए आप लोग। हालिया समाचार रिपोर्टों के अनुसार इस वर्ष मनाए गए पृथ्वी दिवस का मुख्य विषय क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, प्लेनेट बनाम प्लास्टिक, जलवायु करवाही और हम। क्या हो जाएगा? अभी देखो हमने यहां पर कराया था भाई, ये देखो आवर पावर और प्लेनेट। तो क्या हो जाएगा? बी, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, यही होगा, बिल्कुल सही है। चलो, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2026 सभी लोग जानते हैं, इसमें कौन सी खास बात जो आप नहीं जानते होंगे। सिविल सेवा की तैयारी करने वाला हर विद्यार्थी जानता है इसको, सिंपल सी बात है, ठीक है। और सिविल सेवा दिवस 26 का मुख्य आकर्षण सरदार पटेल के स्टील फ्रेम वाले ऐतिहासिक विजन को रिजल्ट बेस्ड गवर्नेंस में प्रस्तुत करना था। यह पारंपरिक मजबूती और आधुनिक जवाबदेही के मेल पर आधारित होता है अपने आप में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सिविल सेवा दिवस इसमें मैंने लिखा नहीं कब मनाया जाता है, जरा बताओ कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। चलो फटाफट कमेंट करो, एक लाइन में भूल गया लिखना, जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, तुरंत बताइए फटाफट, बिना किसी लाख लपेट के। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करो भाई, कमेंट नहीं करोगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। देखो कुछ दिवस जो होते हैं ना वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उसमें आप गलती कर जाते हैं कई बार, ठीक है। अब आप दिवस नहीं तैयार करेंगे तो फिर कैसे काम होगा? एक प्रश्न 2 प्रश्न हर हार में पूछा ही जाता है कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, मैंने कई बार कहा है आप लोग को कि आप लोग एक एक चीज जो है ना पढ़ लिया करो भाई, कब कब क्या कैसे होता है। सिविल सेवा दिवस, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल को, यहां लिख लीजिए 21 अप्रैल को, ठीक है, 21 अप्रैल। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। चलो प्रश्न का उत्तर बताओ। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2026 के अवसर पर चर्चा में रहे रिजल्ट बेस्ड गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को परिणामों से अधिक महत्व देना है। यह विजन सरदार पटेल के स्टील फ्रेम के मूल दर्शन को आधुनिक शासन मॉडल के साथ एकीकृत करने पर है। प्रधानमंत्री पुरस्कार केवल उन अधिकारियों को दिए गए जिन्होंने डिजिटल साक्षरता में 100% का लक्ष्य प्राप्त किया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पीएम मोदी द्वारा की गई। क्या हो जाएगा? ये होना चाहिए ना, बी, बिल्कुल सही बात है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं, एक सेकेंड सॉरी, ये होगा, बी होगा ना, बी होगा। यह विजन सरदार पटेल के स्टील फ्रेम के मूल दर्शन को आधुनिक शासन मॉडल के साथ एकीकृत करना है, यानी कि परिणाम बेस्ड एक तरीके से, है ना, सब कुछ हम रिजल्ट आना चाहिए। गुड गवर्नेंस कैसे होगा? जब उसका परिणाम हमें दिखेगा, अकाउंटेबिलिटी जब लोगों के अंदर होगी,
जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो काम तेजी से दिखेगा और अच्छा दिखेगा। चलिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अभी चर्चाओं में रही है, तो आईएमएफ जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अलग से। आईएमएफ के बारे में कई बार प्रश्न भी पूछता है आपके एग्जाम में, ये टास्क मैं आपको देता हूं कि आप इसको पढ़िएगा और इसके साथ साथ में आप पढ़िएगा आईएमएफ के साथ अलावा क्या क्या पढ़ना है आपको। एक तो पढ़ना है आपको आईएमएफ, फिर आपको पढ़ना है डब्ल्यूटीओ, फिर पढ़ना है आपको डब्ल्यूएचओ, ठीक है, फिर पढ़ना है आपको ब्रिक्स, ठीक है, फिर पढ़ना है आपको आसियान, क्या आसियान, आसियान, फिर पढ़ना है आपको आईएसए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है भाई। चलो, अभी आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत के विकास अनुमान को बढ़ा करके 6.5% कर दिया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका श्रेय मजबूत घरेलू खपत और पिछले वर्ष के बेहतर आर्थिक नतीजों को परिणाम है। ये 6.5% की दर के साथ भारत अभी भी वैश्विक स्तर पर चीन और अन्य विकसित देशों की तुलना में सबसे अधिक गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। ध्यान रखिएगा कि आईएमएफ कोई अगर डेटा जारी करता है विकास दर को लेकर के, डब्ल्यूएचओ या आरबीआई ऐसे आंकड़े जारी करता है, तो ऐसे आंकड़े पूछा जाता है कि भाई बताओ डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग इंडियन ग्रोथ रेट क्या होगी इंडिया की, आईएमएफ के अकॉर्डिंग क्या होगी। कोई बड़ी रिपोर्ट अगर है तो अगर वो कोई डेटा देती है विकास के मामले को लेकर के, तो ऊपर से पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, आईएमएफ के अलावा आप लोग गवर्नेंस भी पढ़ लीजिएगा, अलग से टॉपिक। चलिए, अब आप बताइए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अप्रैल 2026 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है, यहां पर आपके सामने विकल्प दिए गए हैं आपका, ठीक। चलो बताओ भाई क्या हो जाएगा, प्रश्न पढ़ो और फिर इसका उत्तर बताओ क्या हो जाएगा। अक्सर ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में बनते हैं कि कौन सा होगा सही उत्तर। डी मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों कथन सही है। ये कौन सा कथन सही है, तो तीनों कथन आपके सही हैं जो यहां पे लिखा गया है, ये तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न ध्यान से पढ़ने पर होते हैं, ठीक है। चलो, स्वदेशी उपग्रह इमेजिंग सिस्टम प्रज्ञा, ये चर्चाओं में रहा है। प्रज्ञा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यातायात प्रबंधन नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन करना है। इसे DDR&D द्वारा विकसित किया गया है। यह गृह मंत्रालय के अधीन सुरक्षा एजेंसियों को रियल टाइम निर्णय लेने में मदद करने के लिए उच्च सटीकता वाला डेटा प्रदान करेगा, ठीक है। स्वदेशी उपग्रह इमेजिंग सिस्टम, क्या नाम है इसका, प्रज्ञा, ठीक है। यह उपग्रह प्रणाली भारत की सीमा सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में हम इसको देख सकते हैं, ठीक। बस चलो, अब फिर से इस प्रश्न का उत्तर पढ़ो, मतलब बताओ क्या हो गया, इस प्रश्न को पढ़ करके इसका उत्तर बताओ। हाल ही में चर्चा में रहे स्वदेशी उपग्रह इमेजिंग सिस्टम प्रज्ञा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग पूछा है। यह एक स्वदेशी उपग्रह इमेजिंग प्रणाली है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, इस प्रणाली को आधिकारिक तौर पर गृह मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रणाली का मुख्य उपयोग शहरी क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की निगरानी करना है। या सुरक्षा एजेंसियों को सीमा सुरक्षा के लिए रियल टाइम, अच्छा ये होगा कि ये होगा, बी या सी में से एक होना चाहिए, है ना। क्या होगा भाई, थोड़ा सा अगर आप माइंड लगाएंगे तो मुझे लगता है कि आप कर ले जाएंगे, कोई कठिन काम नहीं है कि आप ना कर पाए, है ना। सी हो जाएगा बिल्कुल, बी और सी मैंने कहा था ना, तो बस बी और सी में से कोई एक ही था, सी ये गलत है आपका, ये ठीक है, ये रॉन्ग है। चलो, भारत के पहले पेट्रोग्लिफ यानी शिलालेख संरक्षण पार्क, तो लद्दाख के लेह में सिंधु नदी के तट पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी गई है। इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। मैं जितने प्रश्न कराता हूं सबके सब इंपॉर्टेंट रहते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पेट्रोग्लिफिक चट्टानों पर उकेरे गए प्राचीन शिलालेख या चित्र होते हैं। इस पार्क का उद्देश्य इन
ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करना और पर्यटन को क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो इसीलिए जो है ये अपना संरक्षण पार्क बनेगा। यह कदम क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने में सहायक होगा। हम जितने प्राचीन शिलालेखों को संरक्षित कर पाएंगे उतना ही हम अपनी संस्कृति परंपराओं को जान पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो अभी लेह में जो है ऐसा पहला संग्रहालय बन रहा है। ठीक है भाई, चलिए। भारत के पहले पेट्रोग्लिफिक शिलालेख संरक्षण पार्क की आधारशिला हाल ही में किस स्थान पर रखी गई है? कारगिल लद्दाख, हम्पी कर्नाटक, भीमबेटका मध्य प्रदेश, लेह लद्दाख, कहां पर जाएगी? आई थिंक डी वाला होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए, अब आज आपकी छोटा सा एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको क्या करना है, देना है हमें। प्रश्न क्या है कि इस वर्ष के पृथ्वी दिवस अभियान के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वर्ष 2030 तक निम्नलिखित में से किस विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने का आह्वान किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बताएंगे। एनवायरमेंट का प्रश्न है, आप लोग प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब नेक्स्ट है, ये हमने प्रश्न दिया था आप लोग को और जिसका उत्तर हमने यहां पर आज आपको दिया है। आप लोग प्रश्न जरूर लिखा करो भाई साहब, ठीक है। अच्छा, एक सूचना मैं यहां पर आपको दे दूं। सूचना क्या है कि एचईओ का बैच हमारा चल रहा है। एचईओ का हमने बैच स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, जिसमें आपका जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट 50 क्वेश्चन जिसमें आएंगे, ठीक है, और जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड जो है इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। इन दोनों पेपरों की तैयारी के लिए हमने एचईओ का बैच स्टार्ट कर दिया। फीस इसकी 5,000 है, ठीक है, और ऑफर के साथ में ये हो जाएगा आपका 2500 में, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? हर टॉपिक का आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा, प्लस आपको बाइलिंगुअल, ठीक है, नोट्स मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा? नोट्स मिलेगा। 20 टेस्ट मिलेंगे आपको, फुल लेंथ 20 टेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है, प्लस आपको करंट अफेयर्स की आपको मैगजीन मिलेगी और इस पर बेस्ड आपको वीडियो भी मिलेगा, प्लस आपको पीसीएस के पीवाईक्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे और आपकी मेंटरशिप गाइडेंस रहेगी। इतनी चीजें आपको जो है इसमें दी जाएंगी। ये हमारा पेड ग्रुप में टेलीग्राम ये आपका जो हमारा एप्लीकेशन है डिकोड एग्जाम का, उस पर ये चीजें आपको मिलेंगी। हमारा कोर्स ठीक आरोग्यम के नाम से एचयू का बैच चल रहा है। आप लोग संपर्क कर सकते हैं। किस नंबर पर? आप लोग संपर्क कर लीजिएगा हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 8604409201 पर, ठीक है। इस पर आप कॉल करके बात कर लीजिए, 8604409201। तो ये तो पेड में आएगा और शाम 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्लास में कराऊंगा, मैं खुद कराऊंगा। शाम 5 से 6 ये ऑब्जेक्टिव क्लास जो है आपको देखने को मिलेगी। कब? ये मिलेगी देखने को आपको बेसिकली शाम 5 से 6, मतलब वही 4:50 से स्टार्ट हो जाएगी और ये लगभग 6 बजे के आसपास तक वाइंड अप हो जाएगी। तो वह क्लास भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग इस उत्तर को देख सकते हैं। यहां पर हमने बहुत अच्छे तरीके से इस उत्तर को लिखा था, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा प्लीज। चलिए, बाकी यहां पर सारे बैच हमारे बाकी लिखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। जिस भी बैच को लेना होगा उस बैच का नाम लिख करके आप दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। 1 मई से क्लास हम लोग जो ये हमारी करंट अफेयर्स की होती है वो हम लोग लाइव लिया करेंगे। लाइव में हम लोग सीधे जुड़ करके अपने आपस में बातचीत किया करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग कल। पुनः से क्षमा प्रार्थी आप लोगों से कि मैं इधर 2 दिन क्लास नहीं दे पाया था आपकी, ठीक है। चलिए, फिर बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में
अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।